अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम आपके लिए जहां से पेश कर रहे हैं, मेरे बैक पर आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग मौजूद हैं। यकीनन ये जलसा गाह है और मुल्तान शहर में अगर हम मौजूद हैं और अगर हम जलसा गाह में मौजूद हैं तो आज मुल्तान शहर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का दिफाए पाकिस्तान के नाम से ये जलसा हो रहा है। और इस जलसे के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से गुज़श्ता 2 माह से तैयारियां जारी थीं। इससे पहले इसी साल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अप्रैल में लाहौर शहर में जलसा किया और उसके बाद इस साल में ये पंजाब में दूसरा जलसा है। और मुल्तान शहर का पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ तेज़ रहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शाह महमूद कुरैशी, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, उन्होंने अपनी शमूलियत का ऐलान किया। इसके अलावा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक मेंबरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया और फिर PMLQ से बहुत से लोग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के यहाँ पर जलसा करने की एक वजह यह भी है कि जो पिछले 1 साल से ये बात हो रही है कि जी जनूबी पंजाब को उसका हक दिया जाए, जनूबी पंजाब में लोग महरूमियों का शिकार हैं, उनको उस तरह से फंड्स नहीं मिल रहे जिनका उनको हक हासिल है। और साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बनाया जाए, सराइकी सूबे की बात हो रही है। तो आज देखते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस जलसे में कितनी बड़ी तादाद में लोग आकर शामिल होते हैं और किस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कॉल पर यहाँ पर शिरकत करते हैं। और साथ में मैं देख रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सीनियर लीडरशिप भी यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हर जलसे में और हर तकरीब में मौजूद होती है। चल के उनसे भी मालूम करेंगे कि इस जलसे के हवाले से उनकी क्या राय है, जनूबी पंजाब के हवाले से उनकी क्या राय है, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से उनकी क्या राय है, और मुल्की सालमियत के हवाले से जो हम डिबेट देख रहे हैं कि मेमो की बात हो रही है, और सलाला चेक पोस्ट पर जो नेटो का हमला हुआ उसके बाद जो वफाकी हुकूमत के इक़दामात हैं, उन इक़दामात की रोशनी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायदीन का क्या कहना है। और एक बात जो जलसे के आखिर में मैं ज़रूर देखना चाहूँगा वो ये है कि जो PTI का जलसा हुआ कसूर में, उस जलसे के ख़त्म होने के बाद लोग वहाँ से कुर्सियाँ लेके दौड़ गए। जो कल जलसा हुआ PMLN का, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का चिश्तिया में, वहाँ पर भी लोग कुर्सियाँ लेके दौड़ गए, बल्कि कुर्सियाँ क्या पोस्टर फाड़े, जो वहाँ पर पोल लगे हुए थे वो सब उखाड़ के ले गए, जिसके हाथ जो आया वो लेकर दौड़ गया। तो देखते हैं कि आज यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, लेकिन उस सूरत हाल के बारे में तो प्रोग्राम के आखिर में बात होगी। अभी चल के बात करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायदीन से और उनकी राय जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, इनसे हम जानते हैं जलसे के हवाले से कुछ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत के हवाले से, मंशूर के हवाले से, और वो क्या तब्दीली है जो जनूबी पंजाब के रहने वाले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वो तब्दीली इनको दी जाएगी। हैदर साहब, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये कहते हुए सुना कि यहाँ पर कुछ जागीरदार हैं, कुछ वडेरे हैं, तो वो कौन से जागीरदार हैं, कौन से वडेरे हैं कि जिनसे आप चाहते हैं या आपकी नज़र में लोग जनूबी पंजाब के चाहते हैं कि उनसे जान छुड़ाई जाए, उनसे छुटकारा हासिल हो? देखिए, जागीरदाराना निज़ाम जितना मजबूत साउथ पंजाब में है, शायद उतना सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब में नहीं है। और यहाँ पर बड़े बड़े खानवादे हैं, बड़े बड़े नाम हैं और बड़े बड़े लोग हैं जिनकी जद्दी पुश्ती न सिर्फ जायदादें चली आ रही हैं, उनमें इजाफा हो रहा है, उनके जुल्म में इजाफा हो रहा है। वो पार्लियामेंट के मेंबरान भी बनते हैं, मगर जो जनूबी पंजाब की सूरत हाल है, शायद इतना पसमानदा इलाका पूरे पंजाब में कोई ना हो जो कि जितना साउथ पंजाब है। और ये बात ज़रूरी है कि साउथ पंजाब को अपलिफ्ट करने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि साउथ पंजाब को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिले, ठीक है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले। और ये जो इलाका है ये एक पूरी कैपेसिटी रखता है और फाइनेंशियली वायबल भी होगा अगर ये इलाका एक सूबा बनता है तो। और हम चाहते हैं, क्यों वो पहली जमात थी जिसने जनूबी पंजाब और सराइकी अवाम और इस इलाके के लिए सूबे का नारा लगाया था। लेकिन हैदर साहब, आपने कहा कि जागीरदार हैं, वडेरे हैं, लेकिन क्या सभी जागीरदार, सभी वडेरे लोगों के लिए बुरे हैं? क्या तासुर ये जाता है कि जी जल्लाद हैं, इनसे दूर रहें? देखिए, 2 किस्म के लोग हैं। एक तो बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन वाले। पंजाब में मुरब्बे काउंट होते हैं तो 200-200, 500-500 मुरब्बे वाले हैं। एक छोटा काश्तकार है जो 12 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ वाला। अच्छा, वो तो खुद इन जागीरदार वडेरों के जुल्म का शिकार है। और इन यहाँ का जो हारी है, यहाँ का जो किसान है, वो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। वो इन बड़े जो हाकिम वक्त हैं यहाँ के, उनकी रियाया है और इनके फैसले, इनके घरों के फैसले और वो ताकत की बुनियाद पर किए जाते हैं और उनके साथ वहाँ पर जुल्म होता है। अजीबो गरीब रसूम और रिवायात हैं। विनी जैसी
रस्म है और यहाँ पर आपको पता है गैरत के नाम पर पता नहीं क्या क्या ये सारी सिचुएशन। लेकिन ये सब तो सिंध में भी होता है। सिंध में भी है और जनूबी पंजाब में भी है, क्योंकि जनूबी पंजाब और सिंध का हज़ारों साल पुराना वास्ता है और वही ब्रीड्स ऑलमोस्ट जो हैं वो जनूबी पंजाब और सिंध में वही बड़े ख़ानदान है जो वहाँ भी हुक्मरानी कर रहे हैं, यहाँ भी हुक्मरानी कर रहे हैं। तो जाहिर है कि उनके मजालिम जितने बर्दाश्त किए हैं इन लोगों ने, अब वक्त आ गया है कि हैदर साहब आजकल ये जलसों का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि जमात उद-दावा का लाहौर में बहुत बड़ा जलसा हुआ, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने गुजरांवाला में जलसा किया, फिर गुजरांवाला के अलावा फैसलाबाद में जलसा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जलसा हुआ। उन्होंने कहा जी हमने कसूर में रिकॉर्ड तोड़ जलसा किया है, लाहौर में भी रिकॉर्ड तोड़ था, कराची में भी ऐसा होगा। तो इन तमाम जलसों में दावे बहुत से किए जाते हैं, तकारीर बहुत सी होती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अवाम जो है वो अब कंफ्यूज होती जा रही है? अब कल नवाज शरीफ साहब ने भी चिश्तिया में जलसा किया था, तो अवाम अब ये सोच, उनको समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, तो वो कैसे पिक एंड चूज़ कर सकेंगे कि उनके लिए कौन सही है? देखिए, पहली बात तो ये कि जितने ज़्यादा सियासी जलसे हों और सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है। हमने वो दौर भी देखा है जब अभी 1 साल 1.5 साल पहले तक लोग जलसे करने से डरते थे कि उसमें खुदकुश हमले होते हैं, उसमें दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। तो ये बात तो खुश आइंद है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में लोग जलसे कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक ये बात हुई कि अवाम कैसे समझे, तो अवाम के पास तो एक सीधी सी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मंशूर दिया था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने पिछली बार इलेक्शन लड़ा है। अवाम उस मंशूर को सामने रखकर उन सियासतदानों को, उन जमातों को एवेल्यूएट करें कि जनाब ये आपका लिखा हुआ वादा था, आप बताइए कि आपने कितने वादे पूरे किए। वो क्या मैसेज है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस जलसे के थ्रू या इस जेस्चर के थ्रू देना चाह रही है? देखिए, ये आज का जलसा हमने हमेशा कोशिश की है कि अपने जलसे का कोई थीम रखें, और आज का हमारा जो जलसे का थीम है वो है दिफाए पाकिस्तान। और जब आप दिफाए पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर हर चीज़ सेकेंडरी हो जाती है, चाहे आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपकी पर्सनालिटी हो, पाकिस्तान की दीगर सियासत हो, कोई भी चीज़ हो, वो सेकेंडरी हो जाती है और पाकिस्तान ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो आज ये जो परचम लहरा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के परचम के नीचे MQM का परचम लगाने का मकसद ये है, हम अलग-अलग भी लगा सकते हैं, मगर ये मैसेज है कि जनाब खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के सरहद और जो दिफा की ज़रूरत पड़ी तो MQM विल पुट असाइड एवरीथिंग और पाकिस्तान विल बिकम द फर्स्ट। क्या आप ये सपोर्ट करेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसी तरह से एक बड़ा कन्वेंशन करना चाहिए जिसमें पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक होना, उनकी यूनिटी का मैसेज भी जाए? मेरे ख्याल से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी इस हवाले से, जब ख़ास तौर पर 2 मई का सानिया हुआ था और उसमें जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को पामाल किया गया था, तो उसमें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स बैठे थे और उसमें उन्होंने तय किया था, और मेरे ख्याल से वो एक बहुत शानदार जेस्चर था और ऐसा जितना हो सके और जितनी बार हो सके होना चाहिए। जी, हैदर अब्बास रिजवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमारे साथ थे हैदर अब्बास रिजवी साहब, उनसे हमने बात की इस जलसे के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क्या मैसेज है जो वो देना चाह रहे हैं तमाम लोगों को जनूबी पंजाब के। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी जलसे की जो है वो बढ़ती चली जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायदीन मौजूद हैं, उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनके वोटर्स मौजूद हैं। और ये जलसे जितने भी हो रहे हैं, मेरी राय में जलसे करना कोई गलत बात नहीं है। हर पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपना पैगाम अपने सपोर्टर्स तक पहुंचाएं, अपने मुमकिन वोटर्स तक पहुंचाएं। लेकिन जो अहम पॉइंट है वो ये है कि जो हम मैसेज पहुंचा रहे हैं वो मैसेज क्या है। हमारे साथ वसीम अख्तर साहब हैं। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इस साल का ये दूसरा जलसा है जो कि पंजाब में होने जा रहा है, और जनूबी पंजाब में इस जलसे के होने की एक अहमियत ये भी है कि ये वो इलाका है, ये वो ख़ित्ता है कि जिसके हकूक़ के लिए बात करते हुए बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई और अलग से एक सूबा, सराइकी सूबा, जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बनाने की बात हो रही थी। आपको क्या लगता है कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो पैगाम है वो जनूबी पंजाब के लोगों तक पहुंच पाया है? जहां पर हमने पहले देखा था कि सियासी सिलसिला कुछ इस तरह का चल रहा था कि एक शख्स मुंतखब होता है, फिर उन्हीं के ख़ानदान में कोई और मुंतखब होता है, और ये सिलसिला इसी तरह से कड़ी मिलती चली जाती है। लेकिन जहाँ तक जनूबी पंजाब के मसाइल का ताल्लुक़ है तो मैं आपकी बात से भी एग्री करूँगा, और कि माजी में जो भी हुकूमत आई है उसने इस इशू को उठाया है फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। सियासी हवाले से ज़रूर उठाया है जनूबी पंजाब के इशूज़, मगर रिज़ॉल्व किसी ने नहीं किया आज तक।
ہماری 1 مہینے سے یہ کیمپین چل رہی ہے. ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. ہم مختلف علاقوں میں لوگوں سے مل رہے ہیں. ہر واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے آدمی سے مل رہے ہیں, نیچے سے لے کے اوپر تک. اور سب کی ایک ہی بات ہے کہ ان کی باتوں سے لگتا ہے دے آر فیڈ اپ آف دس, کیا کہتے ہیں اسے, ان کی جو تخت لاہور والا چکر جو ہے, کہ اب تھک گئے ہیں لوگ نا ووٹ ڈال کے ان کو, کہ ان کے ایشو ریزالو ہوں, مگر آج تک نہیں ہوئے. 63 ایئرز گزر چکے ہیں. اور پھر یہ حکومت کرتی رہی ہیں. نون کے پاس تو 2/3 میجورٹی رہی ہے, اس نے اس کے باوجود کچھ نہیں کیا. لیکن وسیم صاحب, اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب سے ان کے نمائندے منتخب ہوئے ہیں, لیکن 3.5 سال گزر جانے کے بعد ابھی ماہ رمضان میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے, بابر اعوان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی عید کے موقع پر ہم آپ کو خوشخبری دیں گے اور جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو حقوق ملیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی تو 3.5 سال لگا دی اور پھر اس کے بعد جا کر بات کی. دیکھیں ابھی بھی کوئی ایسے ریزلٹس نہیں آئے ہیں. میں صرف کسی ایک سیاسی جماعت کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. سب نے جو ایبسلیوٹ پاور میں رہے ہیں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو. آج الطاف بھائی جو بات کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر آپ سنیں گے تو اس میں مسائل تو اپنی جگہ پہ بات کی جائے گی, ان کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں, ان کا سلوشن کیا ہے, اس پہ بھی بات کی جائے گی. اس پہ کوئی گیا نہیں ہے. اگر کوئی گیا بھی ہے تو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. ایم کیو ایم کو کبھی بھی ایبسلیوٹ پاور نہیں ملا ہے, ہمیشہ کولیشن گورنمنٹ میں رہی ہے. اگر ایبسلیوٹ پاور ملا ہے تو ہمیں سٹی گورنمنٹ, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ملا ہے, اس پہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ٹھیک ہے, حیدرآباد کی وہ دیکھ لیں ڈیولپمنٹ, کراچی کی دیکھ لیں. تو ہمارے پاس کمپٹنٹ لوگ ہیں ایسے جو آفیسز ہولڈ کر سکتے ہیں, دے کین ڈیلیور. ٹھیک ہے, اگر ہماری جو کوشش ہے یہ والی, اب الطاف بھائی بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مسائل پہ, انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا, جو کہ لوگ ہمیں رسپانس دے رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہمیں اقتدار میں لے کے آئیں گے یہاں سے لوگ, اور یہیں کے لوگ اوپر آئیں گے. کوئی کراچی سے آدمی نہیں ڈال دے گی اللہ کے, یہیں کے لوگ اوپر آئیں گے. اگر اس مائنڈ سیٹ سے وہ نکلتے ہیں جن کو ایک چنگل میں پھنسایا ہوا ہے 62-63 سالوں سے, جو بزرگوں سے ہماری بات ہوئی ہے, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں آپ نے تو غلطیاں کی ہیں, 4-5 دفعہ ووٹ ڈالا ہے ان بڑے فیوڈل مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو, جو موروثی سیاست چلی آ رہی ہے. اس برادری ازم سے نکلیں, برادری کی رسپیکٹ کریں, ضرور کریں, مگر جب ووٹ ڈالنے کا ٹائم آئے, کیونکہ ہم نے مثالیں دی ہیں کہ برادری ازم پہ آپ نے ووٹ ڈالا, پھر آپ ان سے مل نہیں سکے, نہ ایم پی اے سے مل سکتے ہیں, یہ اپنے نہ ایم این اے سے. تو ایسے آدمیوں کو کیوں الیکٹ کر کے لے کے آ رہے ہیں جن سے آپ مل ہی نہیں سکتے, بہت دور ہے اگر کوئی ایشو لے کے جائے. وسیم صاحب, ایک اور ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے, بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسے موڑ پہ کہ جہاں پر ملک میں ہم دیکھیں دہشت گردی کی جنگ کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ میمو کا مسئلہ چل رہا ہے, اور کئی پیچیدہ مسائل ہیں جو ایک آتا ہے ختم ہوتا ہے تو دوسرا ہی شروع ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر کہ جہاں پر ہمیں اتفاق اور بھائی چارے کا ایک دوسرے کو پیغام دینا چاہیے, مل بیٹھ کر معاملات کو چلانے کی بات کرنی چاہیے, وہاں پر ہم تقسیم ایک اور صوبے کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا یہ اس موقع پر اس بات کا کرنا مناسب ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں بینر پہ کیا لکھا ہوا ہے, دفاع پاکستان. آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں جو آپ بات کر رہے ہو, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. ڈویژن, ایکرمنی اینڈ پولرائزیشن تو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, نفرتیں, دوریاں, ڈویژن ہو چکا ہے وہ تو. اب اس کو جمع کرنا, یہ دفاع پاکستان کے حوالے سے جلسہ ہے. الطاف بھائی اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں, ایشوز تو بہت سارے ہیں, میں تو 2 گھنٹے بات کر سکتا ہوں ایشوز میں, ٹھیک ہے, جو ایشوز ہیں. مگر آج ملک مشکل میں ہے. آج ہم اگر بلوچستان کو دیکھیں کہ ہم نے بنگلہ دیش سے سبق نہیں سیکھا, اور آج ہم بلوچستان کو بھی بنگلہ دیش کی طرف لے جا رہے ہیں, وہی نفرتیں وہاں ڈال رہے ہیں. تو ہم بلوچستان کو بنگلہ دیش بننے سے بچانا چاہ رہے ہیں. ہم یہاں اتحاد کی بات کر رہے ہیں, ہم ڈویژن کی بات نہیں کر رہے. اگر سرائکی صوبے کی بات آ رہی ہے یا بھاولپور کی بات آ رہی ہے, تو اس میں لسانی تفریق نہیں ہے, لسانی حوالے سے نہیں وہ ہو رہا ڈویژن, ایڈمنسٹریٹو حوالے سے ہو رہا ہے وہ. اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی کہ اگر اس طریقے سے, ظاہر ہے لوگوں کو ریلیف ملے گا. لوگ وہاں چاہتے ہیں, لاہور دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا صوبہ ہے ماشاءاللہ, اور پھر خدا نہ خواستہ صوبے بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملک ٹوٹ جائے گا, اللہ نہ کرے. لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. اور پھر یہ عوام سے پوچھیں, آپ ان کی ڈیمانڈ ہے, ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو آپ کی ہر جگہ موجودہ دنیا میں ہوتا رہا, یہ کوئی نئی چیز ہونے نہیں جا رہی. اور یہ رائٹ ٹائم ہے. لوگ تنگ آ گئے ہیں, لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے.